प्यारे छात्रों, स्वागत है। भूषण सार में हमने मंगलाचरण देखा। अब इसमें जो पहली कारिका है इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए कि संपूर्ण जो धात्वर्थ प्रकरण है वो प्रथम कारिका की व्याख्या ही है, और ये प्रथम कारिका जो है ये प्रतिज्ञा वाक्य है। तो धात्वर्थ के विषय में, वाक्यार्थ बोध के विषय में वैयाकरणों का जो सिद्धांत है, तो कौंडभट्ट उस सिद्धांत को इस कारिका में प्रतिज्ञा के रूप में स्थापित करते हैं, और इसी कारिका की व्याख्या में जो नव्य वैयाकरण है, नागेश आदि न्याय नैयायिक है, मीमांसक हैं, उनका उन विषयों में क्या मत है और उनके मत को स्वीकार करने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, उस सब को उपस्थापित करके उसका खंडन करेंगे। तो पहले अपना जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को इस प्रथम कारिका में रख रहे हैं। इसीलिए इस कारिका को प्रारंभ करने से पहले कहते हैं प्रतिज्ञातमाह। जो प्रतिज्ञा है, जो सिद्धांत वचन है, उसको कहते हैं। अब यहाँ संक्षेप में थोड़ा सा पहले ध्यान दे दीजिए कि धात्वर्थ के विषय में जिन जिन आचार्यों के मत में जो बातें कही गई है उसके खंडन में इस कारिका में तत्तद वाक्य के द्वारा, तत्तत शब्द के द्वारा उस सिद्धांत को स्थापित किया गया है। तो उसे थोड़ा सा पहले ये समझ लीजिए, धातु के क्या अर्थ हैं, इस विषय में मीमांसक जो हैं वो धातु का अर्थ केवल फल मात्र मानते हैं। मीमांसक के मत में फल मात्रम धात्वर्थः। तो ये जो मीमांसक का मत है इसको खंडन करने के लिए इस प्रतिज्ञा वाक्य में पहले वाक्य के द्वारा कहते हैं कि नहीं भाई, फल व्यापारयोः धातु। तो कारिका के प्रथम अंश में फल व्यापारयोः धातु ये प्रतिज्ञा वचन दे रहे हैं कि धातु के दो अर्थ है, फल और व्यापार। फल और व्यापार का वाचक धातु है, तो न केवलम फलमात्रम धात्वर्थः अपितु फल व्यापारौ धात्वर्थौ। फल और व्यापार जो है ये धातु के दो अर्थ है। तो फल व्यापारौ धात्वर्थः इति अस्माकं सिद्धांतः, वैयाकरणानां सिद्धांतः। तो मीमांसक का जो मत है फलमात्रम धात्वर्थः, उस सिद्धांत का खंडन करने के लिए
धात्वर्थ फल और व्यापार है, इसको यहाँ कहा गया है। नैयायिक जो लोग हैं वो नैयायिक लोग लकारों की शक्ति कृति में मानते हैं, अर्थात कृति यह लकार का अर्थ है, आख्यातार्थ का अर्थ है, और कृति जो है वो यत्न है। ये नैयायिक लोग मानते हैं। मीमांसक लोग तिंग का अर्थ भावना व्यापार मानते हैं। तो तिंग के अर्थ के विषय में जो नैयायिकों का और मीमांसकों का मत है, जिसमें नैयायिक का मत है कृति और मीमांसक का मत है भावना, उन दोनों मतों को खंडन करने के लिए इस प्रतिज्ञात वाक्य में द्वितीय अंश जोड़ते हैं, आश्रयेतु तिङस्मृताः। तो फल व्यापारयो धातु, यह धातु के दो अर्थ होते हैं। यह सिद्धांत वाक्य मीमांसक के फलमात्रम धात्वर्था यह जो कथन है उस कथन के खंडन के लिए किया गया लिखा है, और नैयायिकों के द्वारा तिंग का आख्यात का अर्थ कृति माना गया है, मीमांसकों के द्वारा जो भावना कहा गया है, उन दोनों मतों को खंडन करने के लिए लिखते हैं आश्रयेतु तिङस्मृताः। आश्रय अर्थात उस तिंग के कर्ता और कर्म अर्थ होते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो तिङर्थ के विषय में जो नैयायिक मीमांसकों का मत है उसके खंडन करने के लिए इसमें आश्रयेतु तिङस्मृताः लिखा गया है। इसी तरह जब पचत इत्यादि प्रयोग करते हैं तो नैयायिक और मीमांसक जो लोग हैं वो प्रत्यार्थ प्राधान्य स्वीकार करते हैं, अर्थात कृति और भावना ये जो आख्यात तिङर्थ के अर्थ हैं, इस अर्थ की प्रधानता स्वीकार करते हैं ये सब, क्योंकि प्रत्यार्थ प्रधान होता है। अतः तो पचत इत्यादि प्रयोग में प्रत्यार्थ प्रधान होता है। नैयायिक और मीमांसक के मत में उन दोनों मतों के खंडन करने के लिए इस कारिका में तिङर्थस्तु विशेषणम, ये इस अंश का कथन किए हैं, अर्थात तिङर्थ जो होगा वह विशेषण होता है। तो तिङर्थ का मतलब प्रत्यार्थ, तो जो प्रत्यार्थ नैयायिक और मीमांसक प्रधान मानते हैं उसका खंडन करने के लिए इस कारिका में तृतीय अंश में लिखते हैं तिङर्थस्तु विशेषणम, चतुर्थ अंश में। अवगतम। अब ध्यान दीजिए, कुछ लोग जो हैं धातु के अर्थ के विषय में अनुकूलत्व संसर्ग से फल विशिष्ट व्यापार में धातु की शक्ति मानते हैं। तो फलानुकूलो व्यापारः इस प्रकार का अर्थ करके अनुकूलत्व संबंध से फल विशिष्ट व्यापार में धातु की शक्ति मानते हैं। इसीलिए उनका मत यदि स्वीकार करेंगे तो फल जो है पदार्थिक देश हो जाएगा, उसमें कर्म आदि की अनुपत्ति होने लगेगी। इसलिए उस मत को खंडन करने के लिए जो कारिका का तृतीय
अंश है, तृतीय पाद है, वो लिखते हैं फले प्रधानम व्यापारः। तो फले प्रधानम व्यापारः अर्थात फल विषये फलापेक्षया व्यापारस्य प्राधान्यम, फल की अपेक्षा व्यापार प्रधान होता है। तो इस तरह से जो धात्वर्थ के विषय में, तिङर्थ के विषय में वैयाकरणों का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को बताने के लिए ये कारिका में प्रतिज्ञा वचन के द्वारा पहले वैयाकरणों के सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं। अवगतम। इसी तरह से फल और व्यापार ये दोनों ही प्रत्यार्थ है, वो धात्वर्थ है। इन तो दोनों जब प्रकृत्यर्थ है, तो प्रकृत्यर्थ है, इसमें कौन प्रधान होगा, कौन अप्रधान होगा, तो इस बात को बताने के लिए लिखते हैं व्यापारः प्रधानम, व्यापार प्रधान होता है। तो फल के विषय में व्यापार प्रधान होता है। इस तरह से धात्वर्थ तिङर्थ के विषय में अन्य अन्य आचार्यों के मत में जो भेद दिखाई देता है, अंतर दिखाई देता है, जिसमें मतभेद है, उन केवल बातों को यहाँ इस कारिका में व्याख्यान के लिए प्रतिज्ञा वाक्य के रूप में कहा गया है। जिस विषय में आचार्यों में कोई मतभेद नहीं है, जैसे तिंग के संख्या और काल सभी आचार्य, सभी लोग स्वीकार करते हैं, तो इस विषय में कोई मतभेद नहीं होने के कारण, सर्व सिद्धांत होने के कारण इस प्रतिज्ञात कारिका में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अवगतम। तो इस तरह हमें, अब चूंकि हम पढ़ा सकते नहीं, अभी समय 2 दिन के बाद में आपको परीक्षा है, इसीलिए केवल मूल सिद्धांत को हम आपको कुछ बता रहे हैं। तो पहली जो कारिका है हमारे पास, जिसमें फल व्यापारयोः धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः फले प्रधानम व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम, ये जो चीज़ें कही गई है, ये सारे सिद्धांत वचन के रूप में अन्य आचार्यों के मत में जहाँ भिन्नता दिखाई दे रही है, उसके खंडन करने के लिए इस वाक्य, इस कारिका को पहले रखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, तो सीधा मतलब हुआ कि मीमांसक के मत में धातु का क्या अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ मतभेद है, ये ध्यान रखना है। नैयायिकों का मत क्या है, ये ध्यान रखना है। मीमांसक का मत क्या है, ये ध्यान रखना है। और न्याय मीमांसक के मत को स्वीकार करने पर कहाँ दोष हो सकता है, उन बातों को ही केवल आपको ध्यान में रखना है। अवगतम। अब यहाँ इस कारिका में कहा फल व्यापारयोः धातु। तो फल व्यापारयोः धातु, इस में फल और व्यापार, इन दोनों शब्द का द्वंद्व समास करके सप्तमी द्विवचन कहा गया है, विभक्ति है। और विभक्ति जो है उसको हम अर्थ का द्योतक भी मानते हैं और वाचक भी मानते हैं। तो विभक्ति नाम द्योतिका वाचिका वास्यु द्वित्वादीनाम विभक्तयः, ये जो विभक्ति है ये वाचक भी होते हैं और द्योतक भी होते हैं। तो इस तरह फल व्यापारयोः में सप्तमी विभक्ति ओस के द्वारा वाचक अर्थ जब स्वीकार करेंगे विभक्ति का,
तो फल और व्यापार वाचक होते हैं। तो फल व्यापारयोः धातुः वाचको भवति। फल व्यापारयोः वाचकः धातु, ये अर्थ निकला जब विभक्ति का अर्थ वाचक मानते हैं। इसको हम दूसरे रूप में यदि कहें तो फल व्यापार ये जो है वाच्य हो गया धातु का, और वाचक हो गया धातु। तो धातु का वाच्य होने के कारण व्याकरण की भाषा में हम इसको यह भी बोलेंगे, फल व्यापार निष्ठ वाच्यता निरूपित वाचकतावान धातु। ये धातु के अर्थ करते समय धातु को लेकर के बोध करेंगे वाचकत्व अर्थ में। जब हम फल व्यापार को बोध करेंगे तो धातु वाचक है। धातु में क्या है? वाचकता। तो धातु निष्ठ वाचकता निरूपित वाच्यतावंतो, क्योंकि वाच्य है फल और व्यापार, वाच्यतावंतो फल व्यापारौ धात्वर्थः। और इस अर्थ में वाच्यवाचक भाव संबंध हुआ तो फल और व्यापार वाच्य है, उसका वाचक धातु है। तो धातु के दो अर्थ निकले, फल और व्यापार। इसीलिए हम कहते हैं सामान्य भाषा में फल और व्यापार के वाचक धातु होते हैं। जब विभक्ति का अर्थ हम द्योतक मानेंगे तो द्योतक में अधिकरण द्योतिका ओस विभक्ति है। अधिकरण अर्थ को द्योतित करने वाली विभक्ति है दो सप्तमी। और अधिकरण जो है यहाँ सप्तमी विभक्ति जो है वो विषय अर्थ में है। तो विषय अर्थ में है तो उसका विषय जो होगा वो फल और व्यापार होगा। विषय क्या है? ज्ञानम। तो उसका प्रत्यायक कौन हो गया? धातु। तो इस तरह से फल और व्यापार विषय वाला, विषय है जिसका वह है धातु, अर्थात फल और व्यापार रूप विषय का ज्ञान कराने वाला कौन है? धातु। और संबंध जो है वाच्य। तो इस तरह से फल व्यापार विषयवान धातु, ये अर्थ हुआ। इस तरह से ये अर्थ निकला कि धातु मात्र जो है वो फल और व्यापार का वाचक है। अवगतम। अब ध्यान ये रखना है कि फल और व्यापार ये धातु के अर्थ दो हैं, ये सभी वैयाकरण मानते हैं। लेकिन फल और व्यापार धातु के दो अर्थ हैं, इस मानने में वैयाकरणों में कोई अंतर नहीं है। किंतु अंतर क्या है कि प्राचीन जो कौंडभट्ट आदि हैं, ये कौंडभट्ट आदि फल और व्यापार जो है इसमें धातु की खंडशः एक ही शक्ति मानते हैं। अर्थात एक ही शक्ति है, जो एक शक्ति दो भागों में विभक्त है। ध्यान रखिएगा। तो कौंडभट्टादि के मत में कहते हैं एक वृंतगत द्वय फलन्यायेन, एक शाखा में लटकी हुई जो जैसे दो फल है, एक में दो शाखा लें तो एक शाखा में ही लटकी हुई जैसे दो फल है, उसको धारण करने वाली शक्ति एक ही है शाखा। उसी तरह से इसको कहीं कहीं लिखते हैं पुष्पदंतादिवत। तो एक वृंतगत फलद्वय न्याय से एक ही शक्ति के पृथक पृथक खंडशः फल और व्यापार शक्ति दो हैं। तो शक्ति एक है, वो दो रूपों में विभक्त है। ये प्राचीनों का भूषणसार कार का मत है। लेकिन नवीन जो हमारे वैयाकरण हैं, नागेश भट्ट, वो यहाँ धातु में
एक शक्ति न मान करके दो शक्ति अलग अलग मानते हैं। अवगतम? तो तात्पर्य क्या निकला कि प्राचीन वैयाकरण एक वृंतगत फलद्वय न्याय से, जैसे एक ही शाखा में एक शक्ति हो किसे दो पृथक पृथक फल देखे जाते हैं, उसी तरह से पृथक पृथक उपस्थित प्रयोजक जो शब्द शक्ति है वह एक ही शक्ति है और इसका अर्थबोध खंडशः शक्ति के द्वारा करते हैं। और वाक्यार्थ बोध में सभी जगह व्यापार को प्रधान मानते हैं। व्यापार ही प्रधान होता है, चाहे कर्तृवाच्य हो चाहे कर्मवाच्य हो। तो कर्तृ प्रत्यय स्थल में, कर्म प्रत्यय स्थल में, अर्थात कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों में ही व्यापार विशेषक मुख्य शाब्दबोध मानते हैं। अवगतम? इस तरह जैसे एक उदाहरण में चैत्रः तंडुलम पचति ये कर्तृवाच्य है, इस कर्तृवाच्य में भी व्यापार प्रधान बोध करते हैं, तो जिसके द्वारा अर्थ करते हुए प्रत्येक को एक दूसरे के साथ व्यापार में, कर्ता में संख्या इत्यादि का अन्वय करते हुए वाक्य बनाते हैं कि तंडुलाभिन्नाश्रय वृत्ति विक्लिति जनकः वर्तमान कालिकः एकत्व विशिष्ट चैत्राभिन्नाश्रय वृत्ति व्यापारः। अर्थात व्यापार जो है ये प्रधान है। देवदत्तः ओदनम पचति इत्यादि स्थल में देवदत्ताभिन्नैक कर्तृक ओदन कर्मक विक्लित्यनुकूलो व्यापारः, ये व्यापार प्रधान करते। कर्म प्रत्यय स्थल में जैसे चैत्रेन तंडुलः पच्यते इत्यादि वाक्य में एकत्व विशिष्ट तंडुलाभिन्नाश्रय वृत्ति विक्लित जनको वर्तमान कालिकः एकत्व विशिष्ट चैत्राभिन्नाश्रय वृत्ति व्यापारः। तो दोनों जगह व्यापार प्रधान मानते हैं। इस प्रकार प्राचीन के मत में धातु के फल और व्यापार दो अर्थ होते हैं, जिसमें फल और व्यापार दोनों धात्वर्थ होने पर भी फल की अपेक्षा फल विषय में व्यापार ही प्रधान होता है। क्यों प्रधान होता है व्यापार? क्योंकि फल जो है वो व्यापार से जन्य होता है। फलम व्यापार जन्यम, तो इसीलिए व्यापार प्रधान होता है। और व्यापार चूँकि प्रधान होता है, इसीलिए प्रधाने अन्वय संभवे अप्रधाने अन्वयः न युक्तः। व्यापार में जब अन्वय संभव हो तो अप्रधान में अन्वय करना उचित नहीं है। इसीलिए यहाँ काल जो है उस काल का अन्वय व्यापार में ही होते हैं, व्यापार में ही करते हैं। अवगतम? तो तात्पर्य ये निकला कि धात्वर्थ दोनों होने के कारण किसको प्रधान माना जाए, किसको अप्रधान माना जाए, तो कहते हैं कि चूँकि फल व्यापार से जन्य होता है, इसीलिए यहाँ व्यापार प्रधान है। तो व्यापार में ही काल का अन्वय होता है, तो प्रधाने अन्वय संभवे अप्रधाने अन्वय से अनौचित्वात्। अवगतम? इस तरह प्राचीन लोग कौंडभट्ट आदि धातु के एक ही शक्ति के दो खंडशः शक्ति, दो अर्थ फल और व्यापार स्वीकार करते हैं। और कर्तृ प्रत्यय कर्म प्रत्यय स्थल में सभी जगह व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध मानते हैं। नागेश आदि जो नवीन वैयाकरण हैं वो धातु की अलग अलग शक्ति, दो अलग अलग शक्ति मानते हैं। तो जिसमें एक फल विशिष्ट व्यापार में, जिसको हम फलावच्छिन्न व्यापार कहते हैं, दूसरा व्यापारावच्छिन्न फल
अर्थात व्यापार विशिष्ट फल में ये दो प्रकार की अलग अलग शक्ति स्वीकार करते हैं। अवगतम। तो नागेश आदि फलावच्छिन्न व्यापार व्यापारावच्छिन्न फल में पृथक पृथक शक्ति द्वय स्वीकार करते हैं। अवगतम। और क्यों स्वीकार करते हैं? तो उनका कहना है कि फल के पदार्थिक देश हो जाने के कारण। तो नागेश भट्ट प्राचीनों के मत में कुछ दोष दिखाएंगे और प्राचीन मत नागेश के मत में दोष दिखाएंगे और अंततः भूषणसार नागेश के मत को खंडन करते हुए इस भूषणसार में अपने सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक सिद्धांत क्या निकला कि प्राचीन के मत में सर्वत्र चाहे कर्तृप्रत्यय हो कर्म प्रत्यय हो सब जगह व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध ही माना जाता है। अवगतम। अब प्राचीन के मत में मैंने जैसे कहा कि फल और व्यापार प्रकृत्यर्थ धात्वर्थ होने पर भी और कर्ता और कर्म आख्यार्थ होने पर प्रकृत्यर्थ के प्रति प्रत्यार्थ कर्ता और कर्म विशेषण हो जाएगा। तो नागेश भट्ट का कहना है कि भाई यहाँ यदि हम धातु का अर्थ फल और व्यापार मानते हैं तो यह जो प्रकृत्यर्थ है उस प्रकृत्यर्थ जो माने धात्वर्थ जो है तिंगर्थ जो कर्ता और कर्म है आख्यातार्थ, तो प्राचीन के मत में ये सिद्धांत तय हुआ कि कर्ता कर्म प्रत्यार्थ है और धातु के प्रकृत्यर्थ के रूप में फल और व्यापार है। तो प्राचीन के मत में प्रकृत्यर्थ जब धातु फल और व्यापार है, कर्ता और कर्म प्रत्यार्थ है, तो ऐसा होने पर प्रकृत्यर्थ के प्रति प्रत्यार्थ जो है कर्ता कर्म ये विशेषण हो जाएगा जो उचित नहीं है, क्योंकि सिद्धांत है प्रकृत प्रत्ययौ सहार्थम ब्रूतः तयोः प्रत्यार्थ प्रधानम। तो प्रत्यार्थ जो कर्ता कर्म है वो प्रधान होता है, ये सिद्धांत है। अब आप कह रहे हो कि धातु का अर्थ है फल और व्यापार प्रधान होता है, तो प्रकृत्यर्थ जो व्यापार है वो प्रधान हो जाएगा, कर्ता कर्म विशेषण हो जाएगा, तो इस सिद्धांत का विरोध होने लग जाएगा। किस सिद्धांत का? प्रकृत प्रत्ययो सहार्थम ब्रूतः तयो प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम। ऐसी शंका किसी ने की कि यदि हम प्राचीनों का मत स्वीकार करते हैं तो व्यापार कैसे प्रधान होगा, क्योंकि व्यापार तो प्रकृत्यर्थ है, प्रत्यार्थ है कर्ता कर्म, तो सिद्धांत है कि प्रत्यार्थ प्रधान होता है। तो यह प्राचीनों के द्वारा व्यापार को प्रधान मानना उचित नहीं है, ऐसी किसी ने शंका की। उस शंका के समाधान में हमको ये समझना चाहिए कि जैसे वो न्याय है इसी का दूसरा भी न्याय है, भाव प्रधानमाख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि। इस न्याय के द्वारा और भूवादयो धातवः इत्यादि सूत्र में क्रिया प्रधान होता है, इस भाष्य वचन आदि के द्वारा धात्वर्थ जो भावना है व्यापार रूप उसको ही प्रधान मानना शास्त्र सिद्धांत है। अतः प्राचीनों के मत में भाव प्रधानमाख्यातम इस सिद्धांत के द्वारा
व्यापार को प्रधान बनाया गया है और व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है। तो सिद्धांतता फल और व्यापार धातु के अर्थ हुए। कर्ता कर्म संख्या काल ये तिंग का अर्थ है। उसमें व्यापार विशेषक ही सर्व जगह सारी जगह अर्थबोध होता है, फल विशेषक नहीं होता। और तिंगर्थ जो है वह विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। तो प्रकृत प्रत्यार्थो सार्थम ब्रूतस्तयो प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम, इस न्याय के अनित्य होने के कारण इस न्याय को नहीं स्वीकार करके और यहाँ भाव प्रधानम आख्यातम इस सिद्धांत वचन के आधार पर भूवादयो सूत्रस्थ भाष्य में व्यापार क्रिया प्रधान बोधक जो भाष्य वचन है उस सिद्धांत के आधार पर व्यापार को प्रधान स्वीकार किया गया। अवगतम। अब ये नागेश भट्ट जो है उनका कहना है कि फल और व्यापार धातु के दो अर्थ तो हैं, लेकिन ये प्राचीनों की तरह एक वृंतगत फलद्वय न्याय न एक ही शक्ति के दो अर्थ ये स्वीकार करना ठीक नहीं है, अपितु फलावच्छिन्न व्यापार व्यापारावच्छिन्न फल में धातु की पृथक पृथक शक्ति होती है। और इसीलिए कर्तृप्रत्यय स्थल में व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है और कर्म प्रत्यय स्थल में फल विशेषक शाब्द बोध होता है। तो नागेश के मत में अलग अलग शक्ति है, पृथक शक्ति है धातु के फल और व्यापार। अर्थ तो दो हैं, धातु की शक्ति फल और व्यापार में है, लेकिन अंतर इतना है कि ये पृथक पृथक शक्ति है और इस पृथक पृथक शक्ति के स्वीकार करने से ही यहाँ एक जगह फल विशेषक कर्म प्रत्यय स्थल में शाब्द बोध होता है और कर्तृ प्रत्यय स्थल में व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है। अब ये ऐसा यदि मानते हैं तो फिर इस प्रतिज्ञात वाक्य में जो ये सिद्धांत के रूप में कहा गया फले प्रधानम व्यापारः, फल विषय में व्यापार प्रधान होता है, इस सिद्धांत के इस वचन का क्या होगा? तो नागेश भट्ट का कहना है कि भाई देखिए ये फले प्रधानम व्यापारा जो है ये सिद्धांत सर्वत्र लागू नहीं होता है। तो सर्वत्र लागू नहीं होता है तब तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फले प्रधानम व्यापारा यह कथन गलत हो जाएगा। तो कहा कि नहीं नहीं, कथन गलत नहीं है, बात वाक्य सही है, अर्थ भी सही है, लेकिन यहाँ जो फले प्रधानम व्यापारः, यहाँ जो व्यापार का अर्थ आप केवल व्यापार ले रहे हो, ये व्यापार ही अर्थ नहीं है, अपितु व्यापार शब्द क्रिया शब्द फल का भी वाचक है। इसीलिए फले प्रधानम व्यापारः में यह जो क्रिया है वो केवल क्रिया मात्र का बोधक नहीं है, फल मात्र का भी बोधक है। इसीलिए कर्तृ प्रत्यय स्थल में हमारा व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है, कर्म प्रत्यय स्थल में फल विशेषक मुख्य शाब्द बोध होता है। तो दोनों प्रकार के शाब्द बोध होने में दिक्कत नहीं है और खंडशः शक्ति न स्वीकार करके पृथक पृथक दो शक्ति स्वीकार करनी चाहिए। बात समझ में आ रही बात? तो फले प्रधानम व्यापारः ये क्रिया मात्र जो है व्यापार का अर्थ है, यही अर्थ स्वीकार करके ये नहीं कर सकते कि सब जगह क्रिया प्रधान ही होगा। ये कोई सिद्धांत वाक्य सर्वत्र लागू नहीं होता है, फल विशेषक भी शाब्द बोध होता है और फल विशेषक शाब्द बोध होने पर इस कारिका में जो व्यापार पद है वो केवल क्रिया मात्र का वाचक नहीं है अपितु फल मात्र का भी वाचक है। इसीलिए इस सिद्धांत के इस वचन में के अर्थ की संगति में कोई दिक्कत नहीं है। ये नागेश का विशेष कथन है।
अवगतम। तो इस तरह से नागेश के मत में कर्म प्रत्यय स्थल में मुख्य फल विशेषक शाब्द बोध और स्वीकार करने पर, अब प्रश्न यह, और कर्तृ प्रत्यय स्थल में, तो अब कहते हैं कि भैया एक बात बताओ कि जब हम ये स्वीकार करेंगे तो आपके सिद्धांत में एक जगह फल विशेषक मुख्य विशेषक शाब्द बोध हुआ, तो फिर इस सिद्धांत का क्या होगा कि भाव प्रधानम आख्यातम, आख्यात स्थल में भाव प्रधान होता है, तो इस न्याय का विरोध हो जाएगा, और न्याय का विरोध होगा और वहाँ क्रिया साक्षात पठित है। तो नागेश भट्ट का इस पे जवाब कहना है कि भाई भाव प्रधान आख्यातम इत्यादि स्थल में भाव पद से क्रिया का भी ग्रहण होता है, क्रिया के ग्रहण करने से फल का भी ग्रहण होता है और क्रिया का भी ग्रहण होता है, अर्थात फल शब्द भी क्रिया के द्वारा कहा जाता है। इसीलिए भाव प्रधान आख्यातम न तो इस सिद्धांत का विरोध होगा, और फले प्रधानम व्यापार, इसमें व्यापार को हम केवल क्रिया मात्र का बोधक न मान करके फल मात्र बोध भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये नागेश भट्ट का कथन है। तो अब फल शब्द भी क्रियापरक है, इसमें क्या प्रमाण? तो नागेश भट्ट प्रमाण भी उपस्थापित कर रहे हैं कि देखिए, जहाँ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, साधक तमम करणम इत्यादि सूत्र में फल शब्द क्रियापरक है। ये फल शब्द के क्रियापरक होने में ये सब सूत्र ही प्रमाण है। तो कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, इस सूत्र में कर्मणा पद से यहाँ कर्मस्था क्रिया ही ली जाती है, और कर्मस्था क्रिया जो है वो फल रूप है, न कि व्यापार रूप। इसीलिए कर्मस्थया क्रिया तुल्य क्रिया कर्ता कर्मभवत भवति, इस अर्थ में फल शब्द क्रियापरक लिया जाता है। इसी प्रकार साधक तमम करणम, इस सूत्र में यद व्यापारानंतरम क्रिया सिद्धिर विवक्षते तत्करणम भवति, और वह क्रियाफल रूप ही है। अतः फल शब्द क्रियापरक होने से भाव प्रधानम आख्यातम, इसमें यदि कर्म प्रत्यय मुख्य कर्म मुख्य विशेषक शाब्द बोध, फल मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है, तो भी इस वाक्य में, इस सिद्धांत में कोई विरोध नहीं है। अवगतम। तो इस तरह से नागेश भट्ट दोनों अपने सिद्धांत के अनुसार इसकी अलग अलग शक्ति मानते हैं, और दोनों जगह फल मुख्य विशेषक शाब्द बोध मानते हैं और व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध में मानते हैं। नैयायिक नागेश भट्ट यद्यपि यहाँ ये कहते हैं, शास्त्रार्थ बहुत है, विषय अधिक होने से आप लोग तैयारी नहीं कर पाओगे, लेकिन नागेश भट्ट का कहना है कि देखिए कि यदि हम प्राचीन मत को स्वीकार करते हैं, कौंड भट्ट के मत को स्वीकार करते हैं कि एक शक्ति के पृथक दो शक्ति खंडशः शक्ति स्वीकार कर लेंगे, तो यहाँ फल और व्यापार में क्या हो जाएगा, उद्देश्य विधेय भावे न अन्वय होने लग जाएगा। ये दिक्कत है, जबकि हमको यहाँ विशेष विशेष भाव विशेषण भाव से अन्वय होना चाहिए। तो इसीलिए नागेश भट्ट कहते हैं कि यहाँ विशेष विशेषण भाव से अन्वय करने के लिए अलग अलग दो शक्ति को मानना चाहिए। अवगतम। इसका यद्यपि खंडन करते हुए प्राचीनों के मत में भी ये कहा गया कि नागेश भट्ट जो ये तर्क दे रहे हैं, ये तर्क ठीक नहीं है। तो इस तरह नागेश भट्ट के द्वारा जो ये दोष दिया जा रहा है, परस्पर उद्देश्य विधेय भाव से अन्वय होने लगेगा, वो ठीक नहीं है। क्योंकि प्राचीनों का यहाँ सिद्धांत है कि उद्देश्य भाव से, उद्देश्य और विधेय भाव से अन्वय के प्रति विभिन्न पदजन्योपस्थिति ही कारण होता है,
अर्थात उद्देश्य विधेय भाव का वहाँ अन्वय होता है जहाँ विभिन्न पदों से विभिन्न शक्ति, अलग अलग पदों से अलग अलग शक्ति के द्वारा दूसरे चीज की उपस्थिति होती है। अर्थात जैसे विभिन्न पदजन्य उपस्थिति जहाँ होती है वहीं उद्देश्य विधेय भाव से अन्वय होता है। जैसे हरि शब्द है तो हरि शब्द से उपस्थित सूर्य, सिंह आदि अर्थों में परस्पर उद्देश्य विधेय भाव से अन्वय नहीं होता, क्योंकि दोनों अर्थ की उपस्थिति एक ही हरि पद से होती है। इसी प्रकार धातु से भी खंडशः पृथक पृथक और फल व्यापार की सिक्त स्वीकार करने पर भी दोनों पदों में उद्देश्य और विधेय भाव से अन्वय की उपस्थिति नहीं होगी। तो इस तरह से सिद्धांत दे करके तो अब उसकी व्याख्या में न जा करके सीधा सीधा यहाँ ये समझ लीजिए कि प्राचीन और नव्य में दोनों में अंतर इतना है कि प्राचीन खंडशः शक्ति स्वीकार करते हैं और भाई नव्य लोग जो हैं वो पृथक पृथक दो शक्ति स्वीकार करते हैं। अवगतम। अब इस विषय में न्याय और मीमांसक का जो मत है उसकी भी हम संक्षेप में एक पाठ में चर्चा करेंगे, तो ज़्यादा हो जाने से आप लोगों को भी दिक्कत आएगी, इसलिए अभी इसको यहीं विराम देते हैं। अब केवल संक्षेप में न्याय और मीमांसक के मत और उसके मत स्वीकार करने पर कहाँ कहाँ दोष होगा उन उदाहरणों के बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।